नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लेबनान के जिस इलाके में तैनात है भारतीय सैनिक, इजरायल के टैंकों ने बोला हमला, संयुक्त राष्ट्र हुआ आग बबूला। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान की 10,000 एकड़ जमीन पर होगा सऊदी अरब का कब्जा, कंगाल देश के लिए MBS ने यूं ही नहीं खाली किया खजाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि पहले से तिल मिलाया था चीन, अब 24 घंटे में दूसरी बार PM मोदी ने साउथ चाइना सी पर दे दी नसीहत। आगे आपको बताएंगे कि महंगाई की मार से बचाएगी सरकार, भारत ब्रांड दाल, चावल और आटा फिर मिलेंगे। और इसी के साथ आगे खबर में बताएंगे कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर रोबोटिक्स पर करेंगे काम, अश्विनी वैष्णव बोले युवाओं को मिलेगा लाभ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लेबनान के जिस इलाके में तैनात है भारतीय सैनिक, इजरायल के टैंकों ने बोला हमला, संयुक्त राष्ट्र हुआ आग बबूला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में चल रही लड़ाई और भीषण होती जा रही है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान को हिजबुल्लाह से खाली कराने के लिए जोरदार जमीनी हमला बोल रखा है। कई दिनों से कोशिश के बाद भी इजरायली सेना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना को रोकने में जुटे हुए हैं। इसी बीच इजरायल के टैंकों ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के मुख्यालय पर भी गोला दाग दिया। इस इजरायली हमले में 2 शांति रक्षक सैनिक घायल हो गए हैं। ये घायल सैनिक इंडोनेशिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी लेबनान में 10,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिसमें करीब 900 भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया भर के देश बुरी तरह से भड़क उठे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की 10,000 एकड़ जमीन पर होगा सऊदी अरब का कब्जा, कंगाल देश के लिए MBS ने यूं ही नहीं खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर लंबे समय से सऊदी अरब से निवेश की चाहत रखने वाले पाकिस्तान की मुराद पूरी हो गई है। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान में $2 अरब से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसकी पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने सराहना की है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर के मौके पर सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की जमीन पर सऊदी अरब के लिए खेती करने की डील भी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले से तिल मिलाया था चीन, अब 24 घंटे में दूसरी बार PM मोदी ने साउथ चाइना सी पर दे दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ चाइना सी एक ऐसा इलाका जहां विस्तारवादी चीन अपनी धौंस दिखाता रहता है, खुराफात करता रहता है, दादागिरी करता रहता है, आसपास के देशों को जब तब तंग करता रहता है। जहां उसने बना रखे हैं कृत्रिम द्वीप, कम से कम 3 द्वीपों का सैन्यीकरण कर चुका है, मिलिट्री बेस बना रखा है। उस साउथ चाइना सी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना बड़ी नसीहत दे दी है। 2 दिन के भीतर दूसरी बार नसीहत दी है। नसीहत ये कि दक्षिण चीन सागर की स्थिरता समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति के लिए अहम है, लिहाजा विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों कानूनों के हिसाब से हो। एक दिन पहले गुरुवार को जब भारत और आसियान ने चीन को साउथ चाइना सी में खुराफातों से बाज आने का संदेश दिया तो वो तिलमिला उठा, क्षेत्रीय मामलों में बाहरी ताकतों के दखल की कोशिश बताने लगा। और इस बीच PM मोदी ने दूसरी बार उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब तो उसका और ज़्यादा तिल मिलाना और फड़फड़ाना तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई की मार से बचाएगी सरकार, भारत ब्रांड की दाल, चावल और आटे फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि त्योहारी मौसम में बढ़ती खाद्य महंगाई से मोदी सरकार आम लोगों को राहत दे सकती है। इसके लिए भारत ब्रांड के तहत दाल, चावल और आटा की बिक्री फिर से शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। बता दें कि महंगाई की मार से आम जनता को बचाने के लिए भारत सरकार ने बाजार भाव से कम कीमत पर आटा, दाल और चावल बेचना शुरू किया था। सबसे पहले पिछले साल नवंबर से भारत आटा बाजार में उतर गया था। इसके बाद इसी साल दाल और चावल की बिक्री भी शुरू की गई। सरकार पहले सिर्फ केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन के माध्यम से भारत आटा और भारत चावल की बिक्री कर रही थी। बाद में इसे कई अन्य सरकारी और प्राइवेट किराना स्टोर पर उपलब्ध कराया गया, लेकिन जून में चावल और आटे की बिक्री बंद कर दी गई। फिलहाल कुछ दालों की ही बिक्री
की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सब्जी और फलों की कीमतों में वृद्धि ने खुदरा मुद्रास्फीति दर को थोड़ा बढ़ाकर 3.7% कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर रोबोटिक्स पर करेंगे काम, अश्विनी वैष्णव बोले युवाओं को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था और महाराष्ट्र सरकार ने स्वचालन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित थे। एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने रेलवे और आईटी में कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ये समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 9 पॉलिटेक्निक संस्था स्थापित किए गए हैं और सरकारी क्षेत्र में 43 पॉलिटेक्निक है, जबकि 300 प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्था भी कार्यरत है। पाटिल ने कहा कि केंद्र से मिली सहायता के माध्यम से इन संस्थाओं को बड़ा विस्तार किया गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि NIELIT और महाराष्ट्र सरकार के बीच ये समझौता स्वचालन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा और छात्रों को नवीनतम तकनीकों के साथ जुड़ने का मौका देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट दागे, 20 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित एक कोयला खदान में बड़ा हमला हुआ है। हथियारबंद लोगों ने कोयला खदान में हमला बोला। अभी तक 20 लोगों की मौत की खबर है। घटना शुक्रवार तड़के बलूचिस्तान के डुकी इलाके की है। यहाँ स्थिति जुनैद कोयला कंपनी की खदानों पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईरान पर कैसे करें हमला, देर रात तक टीम नेतन्याहू का मंथन, रूस की एंट्री का भी डर। जी हाँ दोस्तों, बीते लगभग 3 दिनों से इसराइल, गाजा और लेबनान के बीच संघर्ष थमा हुआ था, लेकिन गुरुवार को फिर से बेरूत पर मिसाइलें बरसी। इन मिसाइल हमलों में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 117 लोग जख्मी हुए हैं। इसराइल ने लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली हमलों का लेबनान में ऐसा खौफ है कि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं लाखों लोगों ने पलायन कर लिया है। लेबनान पर इजराइल को हमले जारी रखने में कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन असल संकट ईरान पर फैसले को लेकर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नौसेना की संगोष्ठी स्वावलंबन 28-29 अक्टूबर को भारत मंडपम में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना की सामुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का तीसरा संस्करण स्वावलंबन 28-29 अक्टूबर को भारत मंडपम में होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल संख्या 14 में दोनों दिन वायु और सतह चौकसी, सतह में स्वायत्त शासी प्रणाली, आकाशीय और पानी के नीचे का क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी वाले अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पांव पखारकर मातृशक्ति की आराधना की और बोले महिला सशक्त तो समाज सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की नवमी तिथि पर शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में मां भगवती के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारकर व्रत का पारायण किया। इसके दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र आदि आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही सशक्त और समर्थवान होगा। भारतीय मनीषियों ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की है कि दैवीय शक्तियाँ वही वास करती हैं जहाँ उनका सम्मान होता है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में ऐसा माहौल बनाए जिससे कि आधी आबादी और उनके साथ समाज सुरक्षित हो जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली सरकार, इनकम कम और खर्चा ज़्यादा, बीजेपी का दावा कि CAG करे इसकी जांच। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, भाजपा का दावा है कि दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। भाजपा के दावों और आरोपों पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया
नहीं मिल पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश बना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में अग्रणी राज्य, योजना की अवधि 2026 तक बढ़ी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में इस्लामिक स्टेट कायम करने का सपना देखने वालों संगठन पर गृह मंत्रालय का सख्त एक्शन, हिज्ब उत तहरीर पर लगा बैन। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने वैश्विक पैन इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर को प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंक कर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है। गृह मंत्रालय ने भी HUT को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। ऐसा तब हुआ जब तमिलनाडु हिज्ब उत तहरीर मामले के संबंध में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के प्रयास शामिल थे। बुधवार को अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने HUT संगठन के नकीब या राज्य अमीर फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया। दोस्तों आपको बता दें कि गिरफ्तार सदस्य कथित तौर पर संगठन के केंद्रीय मीडिया कार्यालय के आदेश पर गुप्त और एनक्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने अनुयायियों के बीच HUT की हिंसक विचारधारा फैला रहे थे। NIA के एक बयान में कहा गया कि आरोपी ने कई समूहों के बीच हिज्ब उत तहरीर की विचारधारा को फैलाने के लिए कई गुप्त बैठकें की थी और पूरे तमिलनाडु में विभाजनकारी अभियान चलाया था। INA ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था जो कथित तौर पर चरमपंथी, कट्टरपंथी और मौलिक संगठन से प्रभावित थे, जो इस्लामी खिलाफत स्थापित करने और इसके संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी द्वारा लिखित संविधान को लागू करने की कोशिश कर रहे थे। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम शांति प्रिय देश एक दूसरे का करते हैं सम्मान, आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि 21वीं सदी इंडिया और आसियान देशों की सदी है, जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है। भारत और आसियान की मित्रता, संवाद और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में हमारा आसियान क्षेत्रों के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया। आज भारत ने 7 आसियान देशों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान के साथ विकास साझेदारी में भारत के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया और बताया कि कैसे 300 आसियान क्षेत्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति से लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और संरक्षण के लिए काम किया गया है। भारत ने कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष, हरित कोष और डिजिटल कोष में $30 मिलियन का योगदान भी दिया है। PM ने कहा कि भारत और आसियान पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ में भागीदारी है और दुनिया में तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। PM मोदी ने आगे कहा कि हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और हम अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है, जब स्थिति है दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव के बीच भारत और आसियान की दोस्ती, सहयोग, संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र से मिले 32,000 करोड़ रुपए, CM योगी ने दी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण जारी किया है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 31,962 करोड़ रुपए मिले हैं। त्योहारों से पहले मिली ये राशि राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कर हस्तांतरण के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश को मिली धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। इंटरनेट मीडिया अकाउंट X पर किए गए पोस्ट में CM योगी ने लिखा कि यह अग्रिम किस्त त्योहारों के मौसम की तैयारियों को बढ़ावा और पूरे राज्य में विकास व कल्याण की पहल को गति देगी। हम सभी मिलकर मजबूत व समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य कर विभाग में तैनात अधिकारी वर्षों से संवर्ग पुनर्गठन नहीं हुआ है। वर्ष 2017 में GST लागू होने के बाद कई ऐसे पद हैं जिनकी आवश्यकता अब नहीं है। रुक करते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में ममता सरकार पर बरसे JP नड्डा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में हो रहे अन्याय से
लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दुर्गा पूजा में कोलकाता के 1 दिवसीय दौरे पर आए नड्डा ने महानगर के प्रसिद्ध पूजा आयोजन संतोष मित्र स्क्वायर के पूजा पंडाल का प्रदर्शन के बाद ये बात कही। कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नड्डा सुबह करीब 11 बजे कोलकाता पहुंचने के बाद महासप्तमी के अवसर पर सबसे पहले हावड़ा में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ पहुंचे। नड्डा बेलूर मठ में दुर्गा पूजा में भी शामिल हुए और इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी उनके साथ थे। यहां दर्शन पूजन के बाद नड्डा दोपहर में मध्य कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा कमेटी के पंडाल में पहुंचे, जिसके प्रमुख कोलकाता नगर निगम में भाजपा के पार्षद सजल घोष हैं। लास वेगास क्षेत्र की तर्ज पर बनाए गए इस पंडाल का प्रदर्शन और देवी दुर्गा के समक्ष प्रार्थना करने के बाद नड्डा ने बंगाल में अन्याय से लड़ने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा हमें नया जोश और तब तक अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई ऊर्जा देती है जब तक कि सत्य और न्याय की जीत ना हो जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गायत्री मंत्र के जाप से स्वागत, लाओ रामायण का मंचन, बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद। लाओस में पीएम मोदी का ऐसे बीता पहला दिन। जी हाँ दोस्तों, आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लाओस पहुंचे हैं। लाओस के गृह मामलों के मंत्री विलायवोंग बेदाखम द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लाओस में पीएम मोदी का गायत्री मंत्र के जाप के साथ स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के आशीर्वाद समारोह में भाग लिया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वट फू मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और संरक्षण को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी लुआंग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर द्वारा प्रस्तुत लाओ रामायण का एक मनमोहक एपिसोड देखा, जिसे फलक फलम या फ्रा लाक फ्रा राम के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत प्रदर्शन ने भारत और लाओस द्वारा साझा की गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया, जो दोनों देशों के बीच स्थायी बंधन को उजागर करता है। दोस्तों, लाओ रामायण मूल भारतीय संस्करण से अलग है। बौद्ध समूहों के माध्यम से ये 16वीं शताब्दी के आसपास लाओस पहुंचा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि साझा विरासत और परंपरा दोनों देशों को करीब ला रही है। यह प्रस्तुति भारत लाओस के समृद्ध और साझा जुड़ाव का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन थी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, लाओ पीडीआर में सम्मानित भिक्षुओं और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात हुई, जो भारतीयों द्वारा पाली को दिए जा रहे सम्मान को देखकर खुश थे। मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनका आभारी हूं। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत भारत और लाओस के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री ने लाओस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वट फू मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी थी। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टेंशन में चीन, भारतीय सेना चीनी सीमा के पास करेगी सीनियर कमांडरों की मीटिंग, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना के बड़े अधिकारी 10 अक्टूबर को सिक्किम में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले हैं। गुरुवार को हो रही शीर्ष अधिकारियों की बैठक पहली बार चीनी सीमा की काफी करीब हो रही है और इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक गुरुवार से गैंगटॉक में शुरू होगी। ये पहली बार है जब सेना की कमांडर्स मीटिंग चीन सीमा के इतने करीब हो रही है। 2020 में गलवान में हुए झड़प के बाद सेना ने अपने कई यूनिट्स को चीन सीमा पर तैनात कर दिया था। इनमें एक स्ट्राइक कॉर्प्स भी शामिल है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस बैठक में अपने वरिष्ठ कमांडरों के साथ सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। भविष्य की योजनाओं पर भी बातचीत होगी और इसके साथ ही अहम फैसले भी हो सकते हैं। बता दें कि चीन के साथ सीमा पर शांति समझौते के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीआरपीएफ ने बनाई बड़ी योजना, सेना की सुविधा के लिए 130 से ज़्यादा बटालियनों का होगा पुनर्गठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऑपरेशन दक्षता में सुधार और जवानों को ज़्यादा पारिवारिक समय देने के लिए सीआरपीएफ अपनी 130 से ज़्यादा बटालियनों को फिर से
संगठित कर रहा है। इसमें बटालियनों को भौगोलिक रूप से नज़दीकी ग्रुप सेंटरों से जोड़ना शामिल है। नए प्रोटोकॉल 1 दिसंबर से प्रभावी होगा, जिसमें ऑपरेशनल और प्रशासनिक दक्षता दोनों में बढ़ोतरी होगी। ये फैसला 8 साल बाद लिया जा रहा है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी थी। पुनर्गठन के तहत सीआरपीएफ की कुल 248 में से 137 बटालियनों को उन ग्रुप सेंटर से जोड़ा जाएगा जो भौगोलिक रूप से उनकी तैनाती के स्थान के करीब हैं। वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने वाली विशेष सीआरपीएफ बटालियनों और दंगारोधी रैपिड एक्शन फोर्स को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बल यानी सीआरपीएफ की एक बटालियन में 1000 से अधिक कर्मियों की क्षमता होती है। लगभग 3,25,000 कर्मियों के साथ देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कई शहरों में ग्रुप सेंटर हैं, जो प्रत्येक बटालियन के लगभग 5 मुख्यालयों के रूप में काम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आईएमएफ ने एक ऐलान से उड़ा दी पाकिस्तान की हवाइयाँ, देश भर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा समय में बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ $7 बिलियन की बेल आउट डील बेहद ही ज़रूरी हो गई है। पड़ोसी मुल्क में खतरनाक महंगाई, घटते फॉरेक्स रिजर्व और दूसरे आर्थिक झटकों ने इसे लोन में डिफ़ॉल्ट की कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि हाल ही में आईएमएफ की तरफ से मुहैया कराई जा रही मदद से पाक की परेशानी कम हो सकती है, लेकिन इस डील ने फिलहाल देश में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के तहत रखी गई कई शर्तों में से एक के अंतर्गत देश में टैक्सेस को 40% तक बढ़ाना भी शामिल है। इससे पूरे मुल्क में खलबली मच गई है, क्योंकि इस डील के चलते कुछ लोगों के लिए बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं और फिलहाल कराची में दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई पाकिस्तानी अब अपने इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं।